है। आज जो हमारा मूल टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, क्या कांस्टेंट असेंबली, इसको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते रहे हैं, तो संविधान सभा के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ हम ये जानेंगे कि संविधान सभा होती क्या है। व्हाट इज कांस्टेंट असेंबली। तो कांस्टेंट असेंबली मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो किसी देश के लिए संविधान का निर्माण करता है, जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वो भी किसी फिक्स समय पे। तो ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, संविधान का निर्माण करता है। अब भारत में जब संविधान सभा की हम बात करते हैं तो इसके लिए डिमांड बहुत पहले से शुरू हो गई थी। हमें उसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ते हुए चलना है, जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा की मांग कब कब हुई, कब कब किस किसने संविधान सभा के बारे में डिमांड रखी। सबसे पहले शुरुआत होती है 1895, 1895 में बाल गंगाधर तिलक। तिलक साहब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के बारे में बात की। अनऑफिशियल चीजें शुरू में चलेंगी, कांग्रेस बाद में ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे इसकी बात करेगी। तो तिलक साहब ने सबसे पहले मांग की। 1895 में उन्होंने एक बिल प्रस्तुत किया जिसका नाम था स्वराज बिल। हिंदी इंग्लिश सेम ही है ना। स्वराज बिल प्रस्तुत किया, प्रपोज किया, और इस स्वराज बिल के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने मांग रखी क्या, कि भारतीयों के लिए जो राज व्यवस्था है, जो शासन प्रणाली है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो भारतीय ही चलाएंगे, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाए। तो सबसे पहली बार तिलक साहब ने कहा। फिर 1922 आता है जब गांधी जी के द्वारा ये वक्तव्य दिया जाता है कि भाई भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया जाए, और वह संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन पब्लिक बिल हो, यानी भारतीयों की जो इच्छा हो उसके अनुसार ही संविधान का निर्माण किया जाए। यानी पहली बार संविधान सभा या संविधान की मांग गांधी जी द्वारा भी की जा रही है 1922 में। इसके बाद 1924 वो ईयर है जब एक न्यू पार्टी इंडिया में स्टेब्लिश हुई, कांग्रेस से अलग होकर। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने अपने प्लेटफॉर्म से क्या किया, संविधान सभा की मांग की कि भाई क्या किया जाना चाहिए, संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, और वह संविधान का निर्माण एक संविधान सभा करेगी। तो स्वराज पार्टी एज अ पार्टी पहली पार्टी है जिसने संविधान की मांग की है, संविधान सभा की मांग की। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 1927-28। अगर इतिहास आपने पढ़ा है तो इस समय नेहरू कमेटी बनाई जाती है, और यही नेहरू कमेटी भारत के लिए पहले संविधान का निर्माण करती है। इसकी जो रिपोर्ट होती है उसे जन संविधान यानी कि पब्लिक का संविधान के नाम से जाना जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि नेहरू कमेटी ने भी संविधान के बारे में बात की, चर्चा की। तो नेहरू कमेटी 1927-28 ये फॉर्म होती है। इसका पूरा इतिहास हमने पढ़ा हुआ है। बर्किनहेड चैलेंज देता है, चैलेंज देने के बाद ये फॉर्म होती है, लेकिन अंग्रेज इसकी रिपोर्ट को नहीं मानते। तो नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में भी संविधान की बात थी। इसके बाद 1934 वो ईयर है जब पहली बार इनफॉर्मल रूप में, अनऑफिशियल रूप में आपके कम्युनिस्ट चिंतक जिनका नाम था MN रॉय, व्यक्तिगत तौर पर, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत तौर पर क्या करते हैं, संविधान सभा की मांग करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत तौर पर पहली बार किसने कांस्टेंट असेंबली की डिमांड की, तो आंसर आपके पास होगा MN रॉय। ठीक है, तो MN रॉय वो पहले व्यक्ति हैं जो पर्सनली इनफॉर्मल रूप में संविधान सभा की मांग कर रहे हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं 1936, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है जब पहली बार कांग्रेस अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से क्या करती है, फैजपुर अधिवेशन में, याद रखिएगा कौन सा अधिवेशन है, कौन सा सेशन है उनका, फैजपुर, क्या करती है, संविधान सभा की मांग करती है। कांग्रेस बाकायदा अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 1935 के एक्ट के आने के बाद कहती है कि एक संविधान बनाया जाना चाहिए जो भारतीयों के अनुसार होगा, और एक संविधान सभा बनाई जाएगी। इसके बाद हमको पता है 1937 में क्या होता है, कांग्रेस की सरकार बन जाती है। उसके बाद इसी सरकार में 1938 में नेहरू जी द्वारा ये थॉट दिया जाता है कि अगर संविधान बनाने के लिए अंग्रेज तैयार होते हैं तो ये संविधान सभा बनाई जाएगी, और वो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर, डायरेक्ट वोटिंग है ना, संविधान सभा जो है वो डायरेक्ट वोटिंग के आधार पर बनाई जाएगी, यानी लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जनता के सहयोग से ये संविधान सभा बनाई जाएगी।
तो इतने सारी डिमांड शुरू में उठी, इसमें कहीं पर भी किसी भी ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी या फिर किसी भी चीज़ को मानने के लिए वो एग्री नहीं थे। पहली बार ब्रिटिशर्स जो एग्री होते हैं, पहली बार अंग्रेज भारतीयों की इस डिमांड को मानने के लिए एग्री होते हैं, वो ईयर था 1940। हमें पता है 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया और इसमें भारतीयों का सहयोग पाने के लिए उन्होंने क्या किया, भारतीयों की मांगों को मानना शुरू किया। क्योंकि हमें पता है 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो भारत में जो कांग्रेस सरकार थी वो अपना रिजाइन दे देती है। इसके कारण भारतीयों का जो कोऑपरेशन है वो ब्रिटिशर्स को मिल नहीं पाता। तो फिर 1940 में पहली बार अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर है ना, अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट फॉर्म में, अप्रत्यक्ष क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाएगा तब हम इस बारे में विचार करेंगे कि आपके लिए क्या संविधान बनाया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जानी चाहिए, हम इस बात पे विचार करेंगे। ठीक, लेकिन इस अगस्त ऑफर को कांग्रेस डिनाई कर देता है, मुस्लिम लीग डिनाई कर देते हैं। इसके बाद 1942 ईयर आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस समय इंडिया में कौन आता है, क्रिप्स मिशन भारत आता है, ठीक है ना। और क्रिप्स मिशन के अंदर ये बात थी कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे और संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी। यानी प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, पहली बार इस डॉक्यूमेंट में या मिशन के द्वारा अंग्रेजों ने संविधान सभा को स्वीकार की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को स्वीकार की। तो आंसर आपके पास क्या होना चाहिए, क्रिप्स मिशन। लेकिन इसको भी क्या किया गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने डिनाई कर दिया और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसके बाद कुछ समय तक ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चलता रहता है और 1945 वो ईयर था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो ब्रिटेन के अंदर एक नई सरकार, लेबर पार्टी की सरकार आती है और ये लेबर पार्टी की सरकार भारत में उस समय तत्कालीन वायसराय जो थे बेवेल से कहते हैं कि आप जाके तत्कालीन समय की जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में थी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, उनसे डिस्कस कीजिए। तो बेवेल डिस्कस करने के बाद एक शिमला सम्मेलन बुलाते हैं जिसके अंदर ये बात रखी जाती है कि आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए कि किस प्रकार भारत का संविधान बनाया जाए और उसके अंदर क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। लेकिन ये भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके बाद 1945 में ही क्या होता है, आपके इलेक्शंस इंडिया के अंदर चुनाव संपन्न कराए जाते हैं और इन्हीं चुनावों के आधार पर आगे चलकर क्या होता है, संविधान सभा का निर्माण होगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्मेशन होगा। बट एक प्रश्न हमेशा प्रीलिम्स में आता है कि वो कौन सा संस्थान, वो कौन सा डॉक्यूमेंट, वो कौन सा मिशन था जिसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो राइट आंसर है 1946 में भारत में एक मिशन भेजा जाता है ब्रिटिश पीएम के द्वारा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या नाम था, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही, है ना, क्या होता है, संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो किसकी सिफारिशों के आधार पर असेंबल हो रही है, आंसर है फॉर्मेट हो रही है, आंसर है कैबिनेट मिशन। होता क्या है, मार्च 1946 में 3 सदस्यीय 3 मेंबर एक दल जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर कौन थे, ब्रिटिश कैबिनेट के कुछ मेंबर थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन नाम दिया गया, भारत भेजा गया। उन्होंने इंडिया आके क्या किया, दोनों बड़ी पार्टियों, कौन कौन, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग से डिस्कस किया कि भाई हमें क्या करना है, हमें जल्दी से जल्दी भारत छोड़ना है। एक्चुअली याद रखिएगा, अभी मैं बात बताऊंगा अभी आपको। कैबिनेट मिशन मुख्यतः इस उद्देश्य से, इस पर्पज और ऑब्जेक्टिव से भेजा गया कि जितनी जल्दी हो सके क्या करिए, भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर करिए और निकलिए। हुआ क्या था, यहाँ थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। कैबिनेट मिशन जो आता है वो क्या होता है, होता ये है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हो जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के एंड होने के साथ ही विश्व में 2 सुपर पावर निकलकर बाहर आती हैं। 2 सुपर पावर निकलती हैं जो आपको अच्छे से पता होगा। एक आपके निकलती है यूएसए,
और दूसरी निकलता है यूएसएसआर। ये दोनों सुपर पावर अलग अलग आइडियोलॉजी रखती थी। जैसे यूएसए के अंदर आपके पास कैपिटलिज्म चल रहा था, यानी कि क्या बोलें उसके अंदर अंदर कैपिटलिज्म, हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे भी, क्या बोलेंगे उसको, साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद चल रहा था। जबकि दूसरी तरफ यूएसएसआर में क्या चल रहा था, तो यहाँ पर चल रहा था कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, और यहाँ चल रहा था कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। दो चीज़ें यहाँ चल रही थी। तो ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी ओर मिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड पर दबाव डालना शुरू किया कि भाई भारत जैसे जो आपकी कॉलोनीज हैं उनको आप फ्री करिए, जिससे इनको ज़्यादा सपोर्ट मिल पाए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव, साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो इंग्लैंड की इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। इंग्लैंड की इकोनॉमी में उतनी पावर नहीं बची थी। इसीलिए भारत जैसे बड़े देश को के प्रशासन को, के शासन को, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना इनके बस की बात नहीं थी। इसीलिए इंग्लैंड में उस समय जो तत्कालीन एटली सरकार थी, क्लीमेंट एटली, एटली सरकार ने कैबिनेट मिशन, 3 सदस्यीय 3 मेंबर का एक मिशन भारत भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन का बेसिक पर्पज या ऑब्जेक्टिव हम बात करें तो क्या था, उद्देश्य इसका क्या था, इसका उद्देश्य था सत्ता का हस्तांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर करना। किसको, भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करना, है ना। यानी कि अब अंग्रेज भारत छोड़ के जाना चाहते थे। तो बेसिकली कैबिनेट मिशन इसलिए भारत आया। अब चूंकि उसने इंडिया में बात की, दोनों पार्टी से बात की, बट कोई भी पार्टी एग्री नहीं थी, तो उसने स्वयं के मार्च 1946 में, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया, ठीक है। आगमन कब हुआ, अराइवल कब हुआ, मार्च 1946 में आया। और मई 1946 में उसने खुद के प्रपोजल रख दिए। उसने कहा भाई आप तो एग्री नहीं हो रहे, तो उसने खुद के प्रस्ताव रख दिए कि कैसे कैसे क्या क्या भारत को सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा, जिसे बाद में कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने मान लिया। तो कुल मिला के उसके जो प्रस्ताव थे, उन्हीं प्रस्तावों के आधार पर भारत में एक सभा का निर्माण होता है जिसे कहते हैं संविधान सभा, जो भारत के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज में एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करेगी। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि भारत में जो संविधान सभा बन रही है उसका बेस क्या था, कैबिनेट मिशन, ये जो आपके सामने। तो कैबिनेट मिशन जो कब आता है, 1946। अब हमें इस पर डिस्कस करना है कि कैबिनेट मिशन के वो क्या क्या प्रोविजंस थे जिनके आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ और आगे चलकर इस संविधान सभा ने देश के लिए संविधान का विकास किया। चलिए तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हटा देता हूँ अभी, क्योंकि ये उतना ज़्यादा बैकग्राउंड है जो आपको याद रखना है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना नोट करने की आवश्यकता है। नोट्स के अंदर सारी चीज़ें आपको ये उपलब्ध हो जाएंगी, PDF फॉर्मेट में आपके पास नोट उपलब्ध होंगे, उसके अंदर ये सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए तो मैंने आपको बताया 3 सदस्यीय था। कितने मेंबर थे भाई, 3 मेंबर थे, जिनमें नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रप्स और AB अलेक्जेंडर। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है ना। तो ये 3 सदस्यों का दल भारत आता है। इसमें से हम बात करते हैं तो ये इनमें से आपके कैबिनेट, जो इंग्लैंड की कैबिनेट है उसके भी सदस्य, ठीक है। एक नौसेना मंत्री है, एक व्यापार बोर्ड के चेयरमैन है, और एक आपके पास क्या है, कैबिनेट के सदस्य। तो 3 लोगों से मिलकर ये मिशन भारत आया, जिसमें पैथिक लॉरेंस क्या थे, आपके चेयरमैन थे। अब इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका हूं, सत्ता का क्या करना है, शांतिपूर्ण हस्तांतरण, यानी पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। यानी अंग्रेज भारत को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, किंतु वो ये चाहते हैं कि भाई हम जब इंडिया छोड़ें उससे पहले आप अपने देश के शासन को चलाने के लिए, गवर्नेंस सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए कोई एक सिस्टम तो डेवलप करिए, क्योंकि हमारा सिस्टम अलग है, अगर आप उसको चाहें तो उसको भी चला सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन इंडिया आता है। इसके 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजन, 2 से 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको याद रखने हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो कहते हैं एक इंडियन यूनियन, एक भारत संघ बनाया जाएगा, जिसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स भी शामिल होंगी और जो उस समय के ब्रिटिश प्रोविंस है वो भी शामिल होंगे। एक भारत संघ बनाया जाएगा जिसको मुख्यतः 3 विषय, कितने विषय, 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। यानी संघ जो होगा, यूनियन जो होगा, फेडरेशन जो होगा, उसके 3 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा आपका रक्षा, यानी डिफेंस के मामले संघ को दिए जाएंगे, यूनियन को दिए जाएंगे।
दूसरा जो मामला होगा वो होगा संचार, यानी कम्युनिकेशन के मामले। कम्युनिकेशन के मामले भी किसको दिए जाएंगे? इस संघ को, यूनियन को दे जाएंगे। और तीसरा जो मामला होगा, आपके पास डिफेंस हो गया, आपके पास रक्षा हो गया, सॉरी हाँ रक्षा हो गया, आपके पास संचार हो गया। तीसरा विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी, ये भी कौन करेगा? ये संघ या ये यूनियन जो है डिसाइड करेगा। तो 3 विषय इस संघ को दिए जाएंगे। इस संघ के अंदर तत्कालीन रूप से प्रेजेंट, उस समय पर जो प्रेजेंट थी 565 अप्रोक्सीमेट प्रिंसली स्टेट्स, और साथ ही साथ में जो 11 प्रोविंस आपके पास थे वो इसके अंदर डाले जाएंगे। इस तरीके से एक संघ का निर्माण किया जाएगा जिसके पास 3 सब्जेक्ट होंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट इन 3 के अलावा किसके पास? प्रांतों के पास, है ना, प्रांतों को दिए जाएंगे। तो बाकी विषय प्रांतों के पास रहेंगे। बेसिकली ये 3 विषय जो है वो किसको दे दिए जाएंगे? संघ को दे दिए जाएंगे, यूनियन को दे दिए जाएंगे। ये इसका पहला प्रोविजन था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, अच्छा क्या कहा गया कि भारतीय रियासतें अगर चाहें तो इस संघ में शामिल हो सकती हैं या फिर स्वतंत्र रह सकती। यही एक बड़ी इसके अंदर प्रोविजन था जिसने बाद में बड़ी परेशानी भारतीय सरकार के सामने उत्पन्न की कि भाई राजा जो थे वो नहीं चाहते थे कि हम अपना जो राज्य है वो भारत संघ या पाकिस्तान संघ में मिलाएं या फिर हम स्वतंत्र हैं। ये एक बड़ी दिक्कत हुई जिसको लेकर फिर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की चेयरमैनशिप में एक प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। और आज भारत का जो मैप आपको दिखाई देता है उसका एकीकरण, यूनिफिकेशन जो करेंगे, कौन करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कुल मिला के उन्हें स्वतंत्र रहने की भी क्या दी गई थी? स्वतंत्रता दी गई थी। ये इसका प्रोविजन था। इसके अलावा इसी में लिखा हुआ था कि इलेक्शन जो संविधान सभा के होंगे वो प्रांत प्रतिनिधियों द्वारा होंगे। जैसा कि हमने देखा दिसंबर जनवरी 1946 में इंडिया में इलेक्शन होते, तो प्रांतों में, प्रोविंस के अंदर जो इलेक्शन हुए उनके ही चुने हुए प्रतिनिधि, इलेक्टेड मेंबर जो हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। और ये इनडायरेक्ट होगा, यानी जनता इसमें भाग नहीं लेगी। तो आप कह सकते हैं जनता ने भारतीय संविधान सभा का चुनाव नहीं किया, यानी पब्लिक ने डायरेक्टली वोट करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को नहीं इलेक्ट किया। अच्छा, इसके अलावा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत, यानी आज जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आप देखते हैं उसी प्रकार की प्रणाली के आधार पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीपीएससी, और इसके अलावा बहुत सारे स्टेट के पीएससी पूछ चुके हैं संविधान सभा का चुनाव किसने किया, किस पद्धति के आधार पर हुआ, मेथड क्या था इलेक्शन का। तो आपको याद रखना है इनडायरेक्ट फॉर्म में हो रहे हैं, प्रोविंस के थ्रू हो रहे हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम पे हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुए, कैसे हुए? अप्रत्यक्ष हुए। ये आपको याद रखना है। तो संविधान, ये सब कहाँ लिखा है? ये जो मैं आपको प्रोविजंस बता रहा हूँ ये सब कैबिनेट मिशन के प्रोविजन थे। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ था कि जब संविधान सभा बन जाएगी, इसका इलेक्शन हो जाएगा, तो इसका पहली मीटिंग, इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो दिल्ली में रखी जाएगी। और इसी मीटिंग के अंदर इसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भी इंपॉर्टेंट पदाधिकारी ऑफिशियल्स हैं, अध्यक्ष एवं अन्य का क्या हो जाएगा? चुनाव, इलेक्शन कर लिया जाएगा। ये प्रोविजन भी इसी के अंदर रखा था कि संविधान सभा बनाई जाएगी, वो किससे मिलकर बनेगी? तो भाई ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट से मिलकर बनेगी। जो प्रिंसली स्टेट चाहते हैं इंक्लूड होना वो इंक्लूड हो सकते हैं, जो नहीं चाहते, जो फ्री रहना चाहते हैं वो फ्री रह सकते हैं। इसके अलावा ये तरीका होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा प्रोविंस के थ्रू, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। पहली मीटिंग दिल्ली में होगी जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होंगे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उनका इलेक्शन कर लिया जाएगा। अच्छा, इसके आगे ये लिखा गया था कि संविधान सभा में कितने मेंबर्स होंगे। सबने पढ़ा हुआ है 389, 389 सदस्य संविधान सभा के अंदर हों, जिनका डिवीजन आपको किस प्रकार मिलेगा? जिनका डिवीजन मिलेगा कि प्रांतों से, प्रोविंस से कितने आएंगे, चीफ कमिश्नरी एरिया से कितने आएंगे, और प्रिंसली स्टेट से कितने आएंगे। 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो प्रिंसली स्टेट से 93 आएंगे, प्रोविंस से 4 आएंगे, बाकी 292 कहाँ से आएंगे? प्रोविंस से। इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड किए गए थे। ये क्वेश्चन तमाम बार एग्जाम में आ चुका है, एमपीपीएससी पूछ चुका है कि भाई प्रिंसली स्टेट से कितने मेंबर जो हैं क्या होंगे? आपके संविधान सभा में आएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों जो हैं इन दोनों के लिए क्या होगा? चुनाव होगा, इलेक्शन होगा।
तो आप कह सकते हैं 296 296 के लिए चुनाव होगा। बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स के हैं इनका नॉमिनेशन होगा, यानी कि मनोनयन होगा। राजा जिसको चाहे उसको संविधान सभा में भेज सकते हैं। तो इस तरीके से इनके टोटल मेंबर्स का नंबर 389 हो जाता है। ये बात कर रहा हूं मैं फॉर्मेशन की, ये उसके कैबिनेट मिशन के जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी बात की जा रही। अब आगे बताते हैं कि 296 के लिए जो इलेक्शन होगा उनमें से 213 जर्नल होंगे। 213 सीटें कैसी होंगी? जर्नल होंगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ये किया जाएगा। 79 सीट्स मुस्लिम के लिए रिजर्व होंगी, यह बोला गया, और 4 सीट सिख के लिए पंजाब के अंदर रिजर्व होंगी। तो इस तरीके से 296 के लिए 296 सीट्स के लिए इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन कंडक्ट होगा जून जुलाई अगस्त 1946 में, है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पीएससी पूछ चुका है कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। उसने ईयर पूछा, उसने मंथ पूछा। तो टोटल 389 मेंबर्स हैं, जिनका डिवीजन इस तरीके से दिया गया है। इसमें से 296 के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें 213 जनरल है, 79 मुस्लिम है और 4 सिख सीट है। इस तरीके से उन्होंने अपने प्रोविजन रखे। इसके आगे उन्होंने बताया कि ये जो 213 या 296 है, उनमें से एक व्यक्ति का चुनाव जो है कितने सदस्यों, कितने जनता के ऊपर होगा? तो आंसर था 10 लाख। यानी कि एक जो सदस्य चुना जाएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, संविधान सभा का, वो 10 लाख लोगों को क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। कितने लोगों का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होगा? कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? आंसर है 10 लाख। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भाई संविधान सभा के सदस्य, एक सदस्य कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है? तो आंसर क्या होना चाहिए आपके पास? 10 लाख। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आगे थोड़ा सा और बात करें, इसी में लिखा हुआ था कि एक अंतरिम सरकार, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, और ये इंटरिम गवर्नमेंट तब तक काम करेगी जब तक कि संविधान सभा नहीं बन जाती, और फिर संविधान सभा देश के प्रशासन और शासन को चलाना शुरू नहीं करती। तो इसी के आधार पर आपको पता होना चाहिए, सितंबर 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, जिसमें नेहरू जी को वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन इसके चेयरमैन होते हैं, और एक पूरा कैबिनेट इसके अंदर बनाया जाता है। तो सितंबर 1946, ठीक है। तो कुल मिला के कैबिनेट मिशन ने काफी सारे प्रोविजंस इसके अंदर दी कि किस प्रकार से, कौन सी प्रोसेस से, कितने मेंबर्स, वगैरह 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 एटसेट्रा। ये पूरे संविधान सभा का खाका जो तैयार होता है, स्ट्रक्चर जो तैयार होता है, वो कैबिनेट मिशन के बेस पे होता है। अब इसमें से कोई भी प्रश्न पीएससी पूछता है, अगर आप प्रीवियस पीवाईक्यूज लगाते हैं तो एमपी पीएससी के अंदर, राजस्थान पीएससी के अंदर, उत्तराखंड पीएससी, बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, इन सब में प्रश्न आए हुए, ये लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, संविधान सभा के निर्माण के लिए, गठन के लिए एक बैकग्राउंड, एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसका बेस था कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस उसके चेयरमैन थे, बाकी के स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर उसके अंदर थे। तो इस तरीके से संविधान सभा का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कब होते हैं? 1946। तो जब 1946 में इलेक्शन हुआ, अब समझिएगा थोड़ी सी बात, हमने यहाँ देखा कि 213 जनरल सीट है, 79 मुस्लिम सीट है, 4 सिख सीट है। बेसिकली इस समय मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना जो है, पाकिस्तान का लगातार डिमांड कर रही थी। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर या कराची अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की डिमांड रखी गई थी, पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने 2 नेशन थ्योरी के रूप में दिया था, नाउ एंड नेवर के नाम से, सॉरी हाँ, नाउ एंड नेवर के नाम, नाउ एंड नेवर, ठीक है। क्या किया गया था? एक, क्या बोलते हैं उसको, पंपलेट कह सकते हैं आप, या इसके अलावा कुछ और कहें, एक ब्रोशर छापा था, उसके अंदर 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात की गई थी, है ना। तो 2 नेशन थ्योरी में पाकिस्तान शब्द पहली बार चौधरी रहमत अली ने दिया, उसी की डिमांड कर रहे थे जिन्ना साहब। जिन्ना का कहना था कि भाई हमको पाकिस्तान चाहिए, लेकिन चूंकि इसके अंदर क्लियरली आप देख रहे हैं, कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस के अंदर कहीं पर भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी क्लियरली कहा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन ने क्या किया, पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी उसको
रिजेक्ट कर दिया, ये हमें याद रखना। तो फिर मुस्लिम लीग क्यों एग्री हुई इसको मानने के लिए? मुस्लिम लीग ने ये सोचा कि 79 मुस्लिम सीट्स तो हमें मिल ही जाएंगी भाई, 79 मुस्लिम के लिए क्या है, रिजर्व्ड है। और मुस्लिम लीग का ये मानना था कि इंडिया में मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव हम अकेले ही हैं, कांग्रेस तो फर्जी संगठन है, तो 79 हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा जर्नल से भी बहुत सारी सीटें हम जीत सकते हैं। इस तरीके से संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारा वर्चस्व होगा और हम वहां पर अपने हिसाब से संविधान निर्माण कराएंगे और जिसमें पाकिस्तान के लिए भी स्पेस रहेगा। तो ये कंडीशन यहाँ थी, ये सोचना था मोहम्मद अली जिन्ना का। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो फिर पासा बदल जाता है। जो इन्होंने सोचा था उसके जस्ट अपोजिट चीजें होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्शन होता है 296 के लिए, ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स कांग्रेस को मिलती हैं 208। 208 सीटें जीतकर कांग्रेस क्या करती है, संविधान सभा में अपना सबसे बड़ा योगदान देती है, कंट्रीब्यूशन देती है। इसके बाद मुस्लिम लीग को मिलती है ओनली 73 सीट्स। जैसे ही मुस्लिम लीग को इतनी कम सीट मिली, मुस्लिम लीग ने इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, हमें अलग से पाकिस्तान की संविधान सभा चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा। तो 73 मुस्लिम की हो गई, बाकी की ये सीटें यूनियनिस्ट की बंद थी, यूनियन मुस्लिम की बंद थी, SC ST ये सारी सीटें नहीं। आपको बेसिकली 3 याद रखनी है। आपको सबसे पहले याद रखना है कांग्रेस की कितनी सीट थी, एग्जाम में आ चुका है। मुस्लिम लीग की कितनी सीट थी, ये एग्जाम में आ चुका है। और इंडिपेंडेंट मेंबर्स की कितनी सीट थी, ये एग्जाम में आ चुका है। तो हमें 3 चीजें याद रखनी कि टोटल 296 के लिए क्या हो रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं। इलेक्शंस कब हो रहे हैं, याद रखिएगा, जुलाई अगस्त, जुलाई और अगस्त में इलेक्शन कंप्लीट होते हैं। MPPSC प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया है, ये हमें याद रखना है। तो जुलाई अगस्त में इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस के पास 208 सीट्स आती हैं, मुस्लिम लीग के पास 73। जैसे ही कम सीट आती हैं वो बाइकआउट कर देते हैं, और बाइकआउट करने के बाद 15 अगस्त 1946 को, डेट बता रहा हूँ आपको एक इंपॉर्टेंट, 15 अगस्त 1946 को जो वायसराय आपके पास थे वो क्या करते हैं, जिन्ना से मीटिंग करते हैं, लेकिन जिन्ना उस मीटिंग को डिनाई कर देता है। और 16 अगस्त को ही जिन्ना एक दिवस मनाता है जिसका नाम था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। ये हमें याद रखना है, डायरेक्ट एक्शन डे को सेलिब्रेट किया जाता है कि अब तो हमको पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमें क्लियरली क्या चाहिए, पाकिस्तान। तो इसके बाद चीजें बिगड़ने लगती है। तो याद रखिएगा, ये पूरा एक इलेक्शन हो गया जिसमें से 3 सीटें आपको याद रखनी है। कांग्रेस की सीट्स कितनी थी, मुस्लिम लीग की सीट्स कितनी थी, और इंडिपेंडेंट मेंबर्स की सीट कितनी थी। ये आप क्या हो जाता है, आपके संविधान सभा का चुनाव कंप्लीट। अब थोड़ा सा एक फैक्ट देख सकते हैं कि संविधान सभा के सिलेक्शन में कितने मेंबर्स माइनॉरिटी से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से कौन मेंबर आ रहे हैं। तो भाई हिंदू कितने थे टोटल, 163, ये हमें याद रखना है। मुस्लिम कितने, 80 टोटल मुस्लिम्स, जिसमें से 73 किसके थे, 73 मुस्लिम लीग के अंदर थे, बाकी के कांग्रेस और अन्य जगह से आते। तो टोटल 80 मुस्लिम थे। SC की बात करें तो 31 थे। पिछड़ी जनजाति ट्राइबल की बात करें तो 6 मेंबर थे। पारसी समुदाय से कितने मेंबर आते हैं, 3। सिख समुदाय से जो हमने पढ़ा 4 सीटें रिजर्व थी वो आए हैं। इसके अलावा एंग्लो इंडियन कितने हैं, 3। और इंडियन क्रिश्चियंस, इनके लिए भी सीटें मिलती हैं जो हैं 6। इस तरीके से ये पूरा एक स्ट्रक्चर, जिसको हम कह सकते हैं रिलीजन वाइज, आपके सामने इस संविधान सभा में इतने इतने मेंबर यहाँ से आते। हिंदू याद रखिए, मुस्लिम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, तमाम बार पूछा जाता है। बाकी चीज़ें भी आपको थोड़ा सा SC ST पे ध्यान देना हो। तो ये क्या है, ये रिलीजन वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था या जो सीट्स मिली थी वो आपके सामने। इसमें से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखिए। चलिए अब आ जाते हैं हम बात कि भाई अभी हमने बात की कि 389 मेंबर्स से 296 के लिए इलेक्शन हो रहा है, 11 प्रोविंस है, तो किस प्रांत से कितनी सीटें आई, कितने लोग चुने गए। ये क्वेश्चन भी UP PCS ने पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा मेंबर किस प्रांत से चुने गए थे। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश वाला जो इलाका, आज हमारे पास जो मध्य प्रदेश है, उस समय जो मध्य प्रांत था उससे कितने मेंबर चुने गए। तो ये लिस्ट थोड़ी सी हम देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आपके पास कहाँ आ रहे हैं, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जो प्रांत था उससे 55 मेंबर, 55 मेंबर्स कहाँ आते हैं आपके पास, संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पर किसका नाम है, मद्रास का, सबसे ज्यादा यूनाइटेड प्रोविंस से। सेकंड नंबर पर मद्रास से। मध्य प्रदेश का जो इलाका था इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार,
सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इससे टोटल कितने मेंबर चुने जा रहे हैं? 17, 17 सदस्य चुने जा रहे हैं। इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोविंस वाइज जो है वो आपके सामने दिख रहा है। एक आप इसको याद रखिएगा, दूसरा इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। आगे चलते हैं, अब बांट लेते हैं हम संविधान सभा की बैठक। भाई इलेक्शन कंप्लीट हो गए जुलाई अगस्त के अंदर, मुस्लिम लीग बाइकआउट कर चुकी क्योंकि सीटें कम मिली। अब जाके फिर सितंबर में अंतरिम सरकार बन गई जिसके अंदर भी मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। पहले उसने मना कर दिया, फिर बाद में 1-2 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में मुस्लिम लीग शामिल हो जाती है, किंतु फिर वापस से बाइकआउट कर देती है। तो इस तरीके से एक घटनाक्रम, एक पूरा मैच चलती रहती। फिर जाके 6 दिसंबर 1946 वो दिन था जब भारत में संविधान सभा का गठन होता है, फॉर्मेशन। संविधान सभा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। ये जो आपके पास फैक्ट है ये भारत सरकार द्वारा दिया गया है। 6 दिसंबर 1946 को गठन होता है। फ्रेंच परंपरा, फ्रेंच ट्रेडिशन के आधार पर, जैसे फ्रांस में नेशनल असेंबली ने जो एक संविधान सभा बनाई थी, जिसने आपके पास 1791 में फ्रांस का संविधान बनाया था, उसके आधार पर ही, फ्रेंच परंपरा के आधार पर ही क्या होता है, भारत में संविधान सभा का निर्माण होता, गठन होता। तो आपके पास डेट जो रहेगी फॉर्मेशन की वो रहेगी 6 दिसंबर 1946, इंपॉर्टेंट डेट। अब इसके बाद 2 दिन बाद इसकी क्या होती है, मीटिंग्स, बैठकें शुरू होती हैं। 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या होता है, इनॉग्रेशन, उद्घाटन होता है। 9 दिसंबर को पहला संविधान सभा का पहला सेशन शुरू होता है, मीटिंग शुरू होती है, पहली बैठक शुरू होती है। अब चूंकि हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन के अंदर ये प्रोविजन था कि पहली बैठक के अंदर ही, पहली मीटिंग के अंदर ही क्या हो जाएगा, पहली मीटिंग के अंदर ही इलेक्शन कर लिए जाएंगे, किसके, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या जो भी इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हो। तो ये जो बात की जा रही थी ये पहले से डिसाइडेड था। अब चूंकि हमने फ्रेंच ट्रेडिशन के आधार पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या किया, फॉर्मेशन, तो हम उसी को पालन करते हुए सबसे वयोवृद्ध, सबसे ओल्ड एज जो व्यक्ति थे, वृद्ध नेता, है ना, वृद्ध व्यक्ति, जिनका नाम कौन था, सब जानते हैं। पहले टेम्परेरी चेयरमैन बनाए जाते हैं, परमानेंट नहीं। पहले टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे आपके, सिन्हा साहब, याद है ना आपको, इनका नाम आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले टेम्परेरी चेयरमैन कौन बनेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा साहब, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये फ्रेंच परंपरा थी कि जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होगा उसे ही क्या किया जाएगा, चेयरमैन बनाया जाएगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या, टेम्परेरी चेयरमैन, ठीक है, टेम्परेरी चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। अब सच्चिदानंद सिन्हा साहब आते हैं, ठीक है, उनका कहना यह था, जब हम बात कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की मीटिंग शुरू हो रही है दिल्ली के पुस्तकालय में 11 बजे सुबह, उस समय टोटल 207 मेंबर्स क्या थे, उपस्थित थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले दिन की बैठक में कितने मेंबर उपस्थित थे, तो आपका आंसर होना चाहिए 207 सदस्य। अलग अलग पुस्तकों में यह आंकड़ा मिलेगा जो कि पूर्णतः गलत है, ये सीधा आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट से मिल जाएगा, वहां से आप इसको वेरीफाई करेंगे, है ना। तो 207 मेंबर्स उपस्थित होते हैं। जब सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है, चेयरमैन बनाने की बात की जाती है फ्रेंच ट्रेडिशन के अनुसार, तो कृपलानी साहब उनको चेयरमैनशिप ऑफर करते हैं, आचार्य जेवी कृपलानी उनको क्या करते हैं, अध्यक्ष पद के लिए घोषित करते हैं और अध्यक्ष के आसन तक, जो उनकी चेयर थी, वहां तक लेके जाते। जेवी कृपलानी साहब अध्यक्ष के रूप में उनको बिठाते। अब जैसे ही सिन्हा साहब बन जाते हैं चेयरमैन, वो क्या करते हैं, वो सबका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और इस दिन दुनिया में 3 देशों ने, याद रखिएगा, 3 देशों ने शुभकामनाएं भेजी थी, यानी जो ग्रीटिंग्स आपको मिल रहे हैं, है ना, कि भारत अब अपने संविधान को बनाएगा। 3 देश थे जिन्होंने क्या किया था, ग्रीटिंग्स भेजे हुए थे। ये हमें याद रखना है। 3 देश नाम नहीं बता रहा हूँ, उनके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, फिर भी
थोड़ा सा याद रखिएगा, 3 देश भेजते हैं। उनको शुभकामनाएं देने के बाद फिर सिन्हा साहब कहते हैं कि भाई मैं वृद्ध आदमी हूँ, मेरे डॉक्टर ने मुझे आफ्टर लंच आराम करने की सलाह दी है क्योंकि मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक सहयोगी की ज़रूरत है, एक आवश्यकता है, एक नीड है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथोनी, याद रखिएगा प्रश्न आ चुका है, फ्रैंक एंथोनी को टेम्परेरी वाइस चेयरमैन, ठीक है ना, टेम्परेरी वाइस चेयरमैन के लिए क्या करता हूं, नॉमिनेट करता हूं। और आपकी अगर सभा की अनुमति हो तो मैं इन्हें क्या कर दूं, वाइस चेयरमैन के रूप में अपॉइंट कर दूं। तो सभा अनुमति देती है। उसके बाद फ्रैंक एंथोनी को पहला मनोनीत, टेम्परेरी की जगह आप क्या लिख लेगा, नॉमिनेटेड, पहला मनोनीत, मनोनीत वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। यह प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका। तो पहले मनोनीत वाइस चेयरमैन कौन बनते हैं, फ्रैंक एंथोनी। तो 9 दिसंबर की जो बैठक होती है, पहले दिन की जो मीटिंग है दिल्ली में हो रही है। क्यों हो रही है दिल्ली के अंदर, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ये व्यवस्था थी। उसी दिन इलेक्शंस भी होते हैं, ठीक है ना, ये भी कैबिनेट मिशन के अंदर था। फ्रेंच ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होती है। तो सत्यनारायण सिन्हा साहब को क्या किया जाता है, चेयरमैन बना दिया जाता है, ठीक है ना, टेम्परेरी चेयरमैन बना दिया जाता है। उसके बाद उन्हीं के कहने पर फ्रैंक एंथोनी को नॉमिनेटेड फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया जाता है। 207 सदस्य इस दिन शामिल होते हैं, ठीक है ना। कितने मेंबर्स उपस्थित हैं, 207। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें पहले दिन की मीटिंग में याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले दिन की बैठक संपन्न होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। गठन 6 दिसंबर को हो गया था। संविधान सभा कार्रवाई शुरू कर देती। बट प्रॉब्लम यह थी कि संविधान सभा वेट कर रही है, किसका वेट कर रही है, संविधान सभा वेट कर रही है आपके मुस्लिम लीग का, कि अगर मुस्लिम लीग आए तो जल्दी से हम इन बैठकों को शुरू करें और संविधान के निर्माण को आगे बढ़ाएं। किंतु मुस्लिम लीग शामिल होने के लिए तैयार नहीं। तो अगले दिन फिर 10 दिसंबर को क्या होती है, मीटिंग होती है। अच्छा, ये एक शेर है जो इन्होंने इसमें कहा था, सत्यनारायण सिन्हा साहब ने कहा था कि भाई ये जो एक बड़े गौरव का पल है, हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता अपने लिए एक नए विधान का निर्माण कर रही है इस तरीके से। तो शेर उन्होंने कहा था कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राय दौरे जमा दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये उन्होंने पंक्तियां कही थी। आप इनको थोड़ा सा देख सकते हैं, या नीड नहीं होता, नहीं प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता। अब 10 दिसंबर 1946 को अगले दिन सेकंड मीटिंग होती है। सेकंड मीटिंग के अंदर क्या होता है, एक समिति, एक कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है, एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम था नियम समिति। याद रखिएगा, रूल्स कमेटी, रूल्स कमेटी का फॉर्मेशन होता है, रूल्स कमेटी बनाई जाती है। और ये रूल्स कमेटी आपके संविधान सभा की सबसे पुरानी समिति, ध्यान रखना, सबसे पुरानी समिति, ओल्डेस्ट कमेटी के तौर पर अगर किसी का नाम आएगा, रूल्स कमेटी का आएगा। और इसके चेयरमैन बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस रूल्स कमेटी का क्या बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में क्या एक नियम समिति जो है संविधान सभा में गठन की जाती है। किस डेट को, 10 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946 को। वो वेट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। फिर 11 दिसंबर को क्या होता है, अभी भी वेट कर रहे हैं। 11 दिसंबर को कहा जाता है कि भाई अब क्या करते हैं, एक स्थायी अध्यक्ष, अभी तक अस्थायी उपाध्यक्ष के तौर पर सत्यनारायण सिन्हा काम कर रहे थे। नॉमिनेटेड वाइस चेयरमैन आपके पास कौन थे, फ्रैंक एंथोनी थे। 11 दिसंबर को डिसाइड होता है कि अब हम एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं, एक परमानेंट चेयरमैन का इलेक्शन कर लेते हैं। और 11 दिसंबर को ही इलेक्शन किया जाता है स्थायी अध्यक्ष का। और स्थायी अध्यक्ष के तौर पर, परमानेंट चेयरमैन के तौर पर, याद रखना, परमानेंट चेयरमैन कौन बन जाते हैं आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। ये 11 दिसंबर 1946 की मीटिंग होती है, थर्ड डे की मीटिंग है, तीसरे कार्य दिवस का प्रणाली। इसी के अंदर क्या होता है, अब केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नहीं चुना जाता, इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट नियुक्तियां और इस दिन होती हैं, जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट नियुक्ति थी कौन, सर बी एन राव
को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। सर बी एन राव थे कौन? ये एक सिविल सर्वेंट थे जो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर काम करते थे। जैसे ये क्लियर हुआ कि भाई अब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे हैं, भारत स्वतंत्र हो रहा है, तो बी एन राव और बीपी मेनन दो एक ऐसे सिविल सर्वेंट हैं ब्रिटिशर्स के अंदर जिन्होंने भारत को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बी एन राव साहब का और बीपी मेनन साहब का प्लान था कि भाई क्या करते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं और इंग्लैंड में रहेंगे। बट इनको नहीं जाने दिया गया। पटेल साहब नेहरू जी ने इनको रोक लिया और इनसे कहा कि आपके पास इतना ज्ञान है, इतना अनुभव है, तो आप संविधान निर्माण में हमारी सहायता कीजिए और एडवाइजर बन जाइए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के तौर पर आप भूमिका निभाइए। आप भारतीय हैं और आपको भारत के निर्माण में क्या करना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा। तो बी एन राव साहब को एडवाइजर बनाया जाता है। बाद में बी एन राव साहब 60 देशों की यात्रा पे जाएंगे, याद रखना 68 कंट्रीज का क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। वहाँ के इंपॉर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी स्टडी करेंगे और उनके आधार पर 60 देशों की यात्रा, ब्रिटिशर्स द्वारा पारित किए गए एक्ट जो हम पढ़ चुके हैं, उन सबको मिला के संविधान का पहला ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट सर बी एन राव द्वारा तैयार किया जाए। प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा कि संविधान का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। ये हमें याद रखना है। तो सर बी एन राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। अच्छा, इसी दिन 11 दिसंबर को अब थर्ड इंपॉर्टेंट काम होता है, कौन, आपके संविधान सभा के सेक्रेटरी का भी इलेक्शन होता है, जिनका नाम था HVR अयंगर। इंपॉर्टेंट फैक्ट, संविधान सभा के एक सेक्रेटरी थे जिनका क्या नाम था, अयंगर। लेकिन वो अयंगर अलग हैं जो आप आगे पढ़ेंगे ड्राफ्ट कमेटी में, ये HVR अयंगर है। तो HVR अयंगर साहब को क्या किया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपॉइंट किया जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट काम 11 दिसंबर जो थर्ड डे की मीटिंग थी उसमें हुए। पहला, परमानेंट चेयरमैन का चुनाव होता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर को अपॉइंट किया जाता है। तीसरा, सेक्रेटरी। अब कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे कि 11 दिसंबर को ही वाइस चेयरमैन भी अपॉइंट हो जाता है परमानेंट, जो कि पूर्णतः गलत है। हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो इलेक्टेड वाइस चेयरमैन पहला बनेगा उनका नाम होगा HC मुखर्जी। लेकिन कुछ बुक्स कहती हैं कि HC मुखर्जी 11 दिसंबर को ही चुन लिए गए, जो पूर्णतः गलत है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि असेंबली की डिबेट अगर आप पढ़ेंगे, जो ऑफिशियल डिबेट है लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसके अंदर डेट मेंशन की गई है कि 11 दिसंबर को कोई भी स्थायी उपाध्यक्ष नहीं चुना गया, वो चुना जाएगा 24-25 जनवरी 1947 को। ये हम अभी बात करेंगे। तो हमें याद रखना है कि इस दिन 3 इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं। थर्ड डे की मीटिंग में 3 इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं जो हमें याद रखना है। अब आती है फोर्थ डे की मीटिंग, ठीक है। अच्छा, उपाध्यक्ष के बारे में बात कर लेते। देखिए, बेसिकली संविधान सभा में 5 उपाध्यक्ष थे, 5 वाइस चेयरमैन थे, जिसमें से एक का नाम हम जान चुके हैं। 5 याद नहीं करने, 3 याद करने। पहले हम जान चुके हैं नॉमिनेटेड वाइस चेयरमैन कौन थे, फ्रैंक एंथोनी, जो जबलपुर के एंग्लो इंडियन थे। फिर मैंने बताया HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का पहला इलेक्टेड वाइस चेयरमैन बनाया गया, जो बनाए जाते हैं 25 जनवरी 1947 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखनी है। 24 जनवरी को यह डिसाइड किया जाता है कि क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, और 25 जनवरी के दिन HC मुखर्जी को संविधान सभा का स्थायी उपाध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बना दिया जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड वाइस चेयरमैन बनेंगे, जो देखिए ये जो है ये प्रोविंस के लिए काम कर रहे हैं, बट प्रिंसली स्टेट्स के लिए अभी कोई नहीं है। प्रिंसली स्टेट की साइड से अभी कोई वाइस चेयरमैन के तौर पर या उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर संविधान सभा में कोई बड़ा ऑफिशियल नहीं है। तो फिर एक व्यक्ति जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था VT कृष्णमाचारी। VT कृष्णमाचारी को 16 जुलाई 1947 को, डेट याद रखिएगा, 16 जुलाई 1947 को क्या किया जाता है, दूसरा उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो क्या करते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। किसका, किसके प्रतिनिधि के तौर पर, रियासतों के प्रतिनिधि। किसके प्रतिनिधि हैं भाई, प्रिंसली स्टेट, जो देसी रियासत थी उनके प्रतिनिधि के तौर पर। और इनका चुनाव बेसिकली राजस्थान से होता है। कहाँ से होता है, राजस्थान। राजस्थान रियासत की तरफ से ये चुन के आते। तो कुल मिला के ये 2 आपके पास क्या होते हैं, वाइस चेयरमैन और है। तो आपको याद रखना है कब HC मुखर्जी का इलेक्शन होता है, 21 जनवरी 1947। कब VT कृष्णमाचारी जो थर्ड वाइस चेयरमैन है उनका होता है, तो 16 जुलाई 1947।
तो ये याद रखिएगा, ये डेटा अलग है, बुक्स के अंदर हो सकता है कन्फ्यूजन आपको हो, बहुत सारी बुक्स ने ये डाटा ठीक नहीं दिया है। ये जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ये सीधा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वेबसाइट, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे, ये लोकसभा की वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। चलिए, थर्ड डे की मीटिंग हो गई, फोर्थ डे की मीटिंग होती है, ठीक है ना। अच्छा, याद रखिए ये सारी कार्रवाई का संचालन कौन कर रहे हैं? आचार्य जेवी कृपलानी। वहां पर होस्टिंग का काम कौन कर रहे हैं? आचार्य जेवी कृपलानी। ये सारे कार्यक्रम की किसके अंडर, किसकी गाइडेंस में, डायरेक्शन में चल रहा है? आचार्य जेवी कृपलानी। तो कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग किसके द्वारा की जा रही है? जेवी कृपलानी के साहब के द्वारा, याद रखना है। अब 12 दिसंबर चौथे दिन की मीटिंग होती है। अभी भी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस वेट कर रही है, किसका? कांग्रेस वेट कर रही है मुस्लिम लीग का, कि भाई मुस्लिम लीग आए तो हम बाकी प्रोसेस शुरू करें। किंतु मुस्लिम लीग तो यहाँ पर मारकाट मचाने में व्यस्त है, जबरदस्त हिंदू मुस्लिम दंगे फैलाने में व्यस्त है, लाखों लोग जो है मारे जा रहे हैं। 12 दिसंबर को क्या होता है? 12 दिसंबर को नेहरू जी ये कहते हैं कि भाई एक बार हम देख लें, एक बार हमें डिस्कस कर लें कि हमारी संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, सभा किस लिए बैठी है, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लें। तो कुल मिला के उद्देश्य क्या है, क्या प्रारूप इसका होना चाहिए, इस पर बात की जा रही है, पेश नहीं हो रहा है। 12 दिसंबर को बात की जा रही है और नेक्स्ट डे 13 दिसंबर को पंडित नेहरू के द्वारा, ध्यान रखना, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव जो है रेजोल्यूशन क्या कर देते हैं? पेश करते हैं। तो नेहरू क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, प्रपोज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 8 आर्टिकल होते हैं, याद रखना। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कितने आर्टिकल थे भाई? 8। अनुच्छेद कितने थे? 8 थे। आर्टिकल कितने हैं? 8 हैं। और ये यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बनता है? संविधान का प्रियम्बल, प्रस्तावना के तौर पर आपके सामने। तो जो प्रियम्बल आपकी है वो कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रस्ताव से ही बनाई गई। तो 13 दिसंबर को 5वें दिन की बैठक, 5th डे, 5वें दिन की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। और ये प्रश्न 3 बार पीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स पूछ चुका है। इसके अलावा मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, अदर स्टेट पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस के अंदर भी आ चुका है। तो 13 दिसंबर को क्या होता है? ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पेश किया जाता है नेहरू जी के द्वारा। यही आगे चलकर संविधान की क्या बनता है? प्रस्तावना के तौर पर आपको दिखाई देता है। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव पास कब होता है? तो याद रखना, पेश किया गया, प्रपोज किया जा रहा है कब? आपके 13 दिसंबर को। पास कब हो रहा है? पारित कब हो रहा है? पास कब हो रहा है? ये हमें याद रखना है। पास हो रहा है 22 जनवरी 1947 को, 1947, 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है और डिसाइड कर लिया जाता है कि संविधान सभा जो है वो किस उद्देश्य से बैठी। इस तरीके से संविधान सभा की कार्रवाई धीरे धीरे प्रारंभ होती है, चलना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं आ रही। 22 जनवरी को पास करने के बाद ही 24 जनवरी को यह डिसाइड होता है, क्या, जो मैंने आपको बताया कि एक परमानेंट वाइस चेयरमैन चाहिए, और वीटी किस्मत चाहिए। 25 जनवरी को संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष के तौर पर इलेक्ट कर लिए जाते। तो इस तरीके से क्या होता है? संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब इसी बीच में हमें पता है 3 जून प्लान आता है और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन जाते हैं। अब जब यह घटनाक्रम होता है तो इस संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ता है और आगे की कार्रवाइयां किस तरीके से चलती है, किस तरीके से संविधान सभा में कौन रोल प्ले करता है और कैसे संविधान सभा डिस्कशन के थ्रू, अन्य मेथड्स के थ्रू भारतीय संविधान का निर्माण करते हैं, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि भाई संविधान सभा कैसे बनी, किसके आधार पर बनी, कैबिनेट मिशन क्या था, उसके प्रोविजंस क्या थे, उन प्रोविजंस के आधार पर संविधान सभा का इलेक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, उसकी प्रोसीडिंग शुरू होती है, फिर लगातार 12 सेशन संविधान सभा चलाएगी, जिसके अंदर संविधान निर्माण की बहुत सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके एमसीक्यू जिसके साथ आपके पास उपलब्ध करा दिए जाएंगे, नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास उपलब्ध हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।